नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बारामूला में सुबह सुबह ये धरती जो है कांपी है। रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। किसी जानमाल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं आई है। तो ये जम्मू कश्मीर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बारामूला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सुबह सुबह आपको बताते चले कि बारामूला की जो धरती है वो कांपी है और जो भूकंप का ये तीव्रता जो है 4.9 नापी गई है और फिलहाल किसी के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो आज जम्मू कश्मीर में सुबह सुबह भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार बारामूला में आज सुबह 6:45 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। इस भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई, लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की जो खबर है वो सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि आज यानी मंगलवार 20 अगस्त सुबह 6:45 पर जम्मू कश्मीर की बारामूला में भूकंप आया, जहां रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की जो तीव्रता है 4.9 मापी गई है। तो ये जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आज सुबह सुबह वहां पर भूकंप आया और इस भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.9 मापी गई है। भूकंप इतना तेज था कि जो वहां पर लोग सोए हुए थे उनकी नींद खुल गई। तो जम्मू कश्मीर में आज सुबह जो है वो भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि बारामूला में सुबह 6:45 पर ये भूकंप के झटके जो है ये महसूस किए गए और जिसकी तीव्रता जो है वो 4.9 मापी गई है। और इस भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद तक खुल गई, लोग घरों से बाहर आ गए। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की जो खबर है वो सामने नहीं आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब 21 से 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां 45 वर्षों में भारतीय पीएम को ये पहली पोलैंड यात्रा है, जहां भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा करेंगे। 30 वर्षों बाद भारतीय पीएम का ये यूक्रेन का दौरा है। तो आपको बताते चले कि 21 से 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो रहने वाले हैं और जहां ये 45 वर्षों में भारतीय पीएम की ये पहली पोलैंड यात्रा है। आपको ये भी बताते चले कि भारतीय समुदाय के लोगों से यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बातचीत करेंगे और इसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा भी करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 21 से 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा होगी। भारतीय समुदाय के लोगों से और बिजनेसमैन से बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ पीएम मोदी जो है वो पोलैंड में उन स्मारकों का भी दौरा करेंगे जो जामनगर और कोल्हापुर की जड़ों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को जो संबंध है उसको भी दर्शाते हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 21 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी और जहां यूक्रेन में 30 साल बाद भारतीय पीएम का ये दौरा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं उनके साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा भी होगी। पीएम मोदी की यात्रा जो आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्रता होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो 45 वर्षों में भारतीय पीएम की ये पहली पोलैंड की यात्रा होगी। भारतीय समुदाय के साथ यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बातचीत भी करेंगे और आपको ये भी बताते चले कि 21 अगस्त को यूक्रेन का दौरा भी करेंगे और 30 वर्षों के बाद भारतीय पीएम का ये यूक्रेन दौरा। राम राम सबको। मेरा नाम सौरभ गिलटवाला है। मैं मुंबई का रहवासी हूँ। मैं पोलैंड यहाँ से आज से 7 साल पहले आया था।
एज अ स्टूडेंट, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने खुद का यहाँ पे बिजनेस जो है सेटअप किया है। एक लाउंज रेस्टोरेंट चेन में बनाना चाहता हूँ। अभी सिर्फ फिलहाल एक ही है, पर साइड पे और कुछ भी हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जे सिंह, जो कि यहाँ के इंडियन पोलिश कॉमर्स चेम्बर्स के प्रेसिडेंट है। और उनके द्वारा काफ़ी एक्साइटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के जो आने वाले हैं, क्योंकि 40 साल में यहाँ पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे इसके वजह से। 5 इयर्स के बाद कोई इंडियन डिप्लोमेट लाइक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का जो आ रहा है, लाइक लास्ट टाइम मेरे हिसाब से मोरारजी देसाई आए थे 1979 में यहाँ पे, और उसके बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सो ये एक्साइटमेंट तो बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर कोई आपका संदेश होगा, आपको क्या कहना है उनके लिए? जी, उनके लिए तो मतलब संदेश ये होगा कि यूरोप और इंडिया के बीच में टाइज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ाए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट करे, बिकॉज देर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, जो कि साइनेजेस क्रिएट कर सकती है। और लाइक बहुत मार्केट ओपन है यूरोप का, बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे। तो जैसे वो आएंगे तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लाइक ट्रेड्स तो बढ़ने ही वाले हैं, लाइक इनफ्लो भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स का। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई करेगी, जहां 10 दिन से प्रदर्शन देश भर में डॉक्टरों की जो है वो हड़ताल जारी है और राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे राज्यपाल। तो सभी संवैधानिक विकल्प खुले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है इस पूरे मामले पर। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर केस इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाली है। और 10 दिन से जो डॉक्टर्स की हड़ताल और जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या और अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की दरमियानी रात को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह उसका शव मिला था, जिसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो बंगाल पुलिस से जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी है और सीबीआई ने संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की। और वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पतन हो रहा है, प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया और राज्य सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील बने। मैं बेटी को नहीं देख सकता था। क्या वजह थी? शादी को तो ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धरा, बीमार गिरा। 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीघाट थाना में। लेने के बाद में फिर हम लोग को सही होकर के कागज दिया। देने के बाद बोला अब जब ऐसा करेगा तो फिर तुम आएगा। उस वक्त भी क्या वो सिविक पुलिस में ही काम करते थे? हाँ, पुलिस में करते थे। बोला हम पुलिस में काम करते। इतना लड़का लोग भी मेरा जानता है, पूछ लीजिए, भी लड़का साबुत है। ऐसा क्या हुआ था? क्या आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था? हाँ, जब उसको देखा, जब अपना बेटी को देखे, जब बेटी को मेरा सही नहीं रखा तो फिर हम रिश्ता कैसा रखा? सही नहीं रखा मतलब? हाँ, गलत व्यवहार किया, मारपीट दंगा किया। क्या? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, जहां एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। डूडू क्षेत्र में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ पेट्रोलिंग के समय आतंकियों ने की थी गोलीबारी। तो देखिए
ये बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, और अब फिर से यहां आतंकी हमला हुआ है। उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जहां इस हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। और वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि डूडू क्षेत्र में सेना का जो सर्च ऑपरेशन है जारी है, और साथ ही साथ पेट्रोलिंग के समय आतंकियों ने ये गोलीबारी की थी। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी प्रक्रिया से पहले फिर आतंकी हमला हुआ। यहाँ सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया है। हमले में एक सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। आपको ये भी बताते चले कि सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी जब आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जहां उधमपुर के डीआईजी ने कहा ये बहुत दुखद है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा भी है। ये जंगल वाला इलाका है, यहाँ सड़कें और नेटवर्क की समस्या है, यहाँ हमको कई तरह की जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। टेरेन को आप बखूबी आप जानते हैं, काफ़ी जंगल वाला एरिया, काफ़ी बिना रोड्स के बिना नेटवर्क के काफ़ी टाइप का एरिया है, और यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हमें सामने आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ड्रोन्स का बाकी जो आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कई जगह झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हिमाचल में भी जो 100 सड़कें हैं अभी भी वहां पर बंद है। तो देश भर में भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और वही आपको ये भी बताते चले कि आईएमडी ने आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, और दिल्ली, नोएडा में कई जगह झमाझम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश से आ रहे श्रद्धालुओं का एक दल जो है भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई। राज्य में जगह जगह पहाड़ के टूट के गिरने से 100 से अधिक जो सड़कें हैं वो बंद है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है, और भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की जो आवाजाही है करीब 4 घंटे तक बाधित रही। मैदानी राज्यों में भी लोगों को जलभराव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मंगलवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अन्य कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में आईएमडी के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, और हिमाचल में 100 सड़कें जो है वो बंद है। और आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली में कई जगह झमाझम बारिश हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आईएमडी जो है वो 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। और दिल्ली, नोएडा की अगर बात करें तो दिल्ली, नोएडा में कई जगह जो है झमाझम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश से आ रहे श्रद्धालुओं का जो एक दल है वो भूस्खलन की चपेट में आ गया, और जिसकी वजह से एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। और राज्य में जगह जगह पहाड़ के टूट के गिरने से 100 से अधिक जो सड़कें हैं वो बंद है। और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की जो आवाजाही है वो बाधित रही। तो देखिए लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, और आईएमडी के द्वारा 20 राज्यों में जो बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। लोगों के आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो लोग हैं उनके अपने दिनचर्या में जो उनका कामकाज है उसमें भी काफ़ी ये बारिश की वजह से प्रभाव डाल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ जो बारिश की वजह से जिस तरीके से ये जो सड़कें हैं जो तालाब में तब्दील हो गई हैं, आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से घुटनों भर पानी में वो आवाजाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो गाड़ियाँ हैं, चाहे 2 व्हीलर की बात करें या चाहे फिर 4 व्हीलर की बात करें,
किस तरीके से जो पानी में यहाँ पर डूबती हुई नजर आ रही है, जो गाड़ियाँ हैं वो बहती हुई इसमें नजर आ रही है। तो ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके का यहाँ पर जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है और जो गाड़ियाँ हैं किस तरीके से यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही हैं। और दिल्ली और नोएडा में भी आज झमाझम जो बारिश है वो हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।